Hello guys and welcome back to my YouTube video. So this video is your last video for your deduction chapter की and इस वीडियो के अंदर हम कुछ ही डिडक्शंस करेंगे and your chapter will be completed. Yes. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 80GG के अंदर 80GG बोलता है डिडक्शन फ्रॉम द रेंट पेड। अगर आप किसी रेंट पे रह रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल पे लगेगा। ध्यान रखिए कि उसके ऊपर HRA और RFA ना लग रहा हो, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस एंड रेंट फॉर एकोमोडेशन, ये साइड जो ट्रीटमेंट्स है इसको अवेलेबल ना हो रही हो तो ही ये अवेलेबल होगा। और डिडक्शन के अंदर आपको 5,000 रुपये 25% ऑफ AGTI एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ AGTI, इनमें से जो भी लीस्ट होगा ना वो आपका लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि आपके पास और कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ को ध्यान रखना कि AGTI कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि AGTI जो होती है वो हमारी इस तरीके से निकलती है कि पहले हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम लेते हैं, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80C से लेकर 80U तक की लेस कर देते हैं। इसके अंदर हमारा जो डिडक्शन होगा वो एक्सेप्ट 80 अंडर द सेक्शन नंबर 80GG को करके रोका, क्योंकि जोन सी हम निकाल रहे होते हैं ना, जिसके लिए डिडक्शन निकाल रहे होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो जैसे कि हमने इसके अंदर 80G के अंदर एक्सेप्ट 80G करा था, 80GG निकालने के लिए हम एक्सेप्ट 80GG कर देंगे। ठीक है, सो यस, तो ये होगा आपका 80GG का डिडक्शन। फिर 80U आता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर, तो इसके ऊपर जो डिडक्शन होगा वो आपको मिलेगा 75,000 रुपीज़ और 1,25,000 रुपये अगर आपको डिसेबिलिटी जो है वो 80% से ज़्यादा है। तो सॉरी हाँ, अगर यहाँ पे डिसेबल्ड है और बहुत ज़्यादा मेजर डिसेबिलिटी है तो उस केस के अंदर आपको 80GG मिलता है अगर सीवियर डिसेबिलिटी है। बाकी फिक्स्ड डिडक्शन जो होगा वो आपका कितना होगा, 75,000 का होगा आपका फिक्स्ड डिडक्शन। ठीक है, और ना फिर 80TTA और 80TTB, तो ये एप्लीकेबल है फॉर द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट के लिए। तो अगर आप सेविंग अकाउंट के लिए इंटरेस्ट मतलब पैसा जमा कर रहे हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है। इंडिविजुअल पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन द सेविंग अकाउंट पे 3500 रुपये का अगर आपका सिंगल अकाउंट और 7,000 रुपये का अगर आपका जॉइंट अकाउंट है। सीनियर सिटीजन को 80TTB आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली आपने बैंक, कंपनी, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेनी चाहिए। सीनियर सिटीजन पे मिलेगा मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपये तक का। देन इसके बाद 80GGA, ये आपको मिलता है डिडक्शन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो 100% का डिडक्शन मिलेगा। 10,000 रुपये आप किसी भी मोड से दे सकते हो, कैश से भी दे सकते हो, लेकिन 10,000 से ऊपर तक का आपको कैश में नहीं देना है। यहाँ पे आपको 100% का मिल जाएगा। देन 80GGB और 80GGC, ये जो होता है वो आपको डोनेशन, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को करी है तो वो होगा। तो अगर डोनेशन आपने पॉलिटिकल पार्टी को करे तो 80GGB, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रस्ट में करा है तो 80GGC लगेगा। 100% का डिडक्शन मिलेगा, अदर देन कैश होना चाहिए, इसके अंदर कैश अलाउेबल नहीं है ना। 80QQB और 80RRB, ये आपको मिलता है रॉयल्टी इनकम के ऊपर डिडक्शन। 100% ऑफ द रॉयल्टी इनकम 3 लाख रुपये और 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक। तो ये जो 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक ये तभी लगेगा जब आपकी रॉयल्टी की इनकम होगी और वो वैल्यू जो होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी बाय 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक जो भी आपने सोल्ड करी है ड्यूरिंग द PY के अंदर। ठीक है, तो जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने रॉयल्टी जो है वो लमसम के अंदर खरीदी है। तो ये वाली जो कंडीशन है 15% वाली, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल कब नहीं होगी, जब आपकी लमसम के अंदर आपको अगर मिल रहा है तो आपको तभी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 80QQB हो गया। देन 80RRB जो होगा वो रॉयल्टी ऑन द पेटेंट्स के ऊपर मिलेगा। 100% ऑफ द रॉयल्टी इनकम 3 लाख रुपीज़ और अमाउंट फिक्स्ड अंडर द पेटेंट एक्ट के अंदर जो भी अमाउंट फिक्स किया जाता है वो। तो 80QQB और 80RRB हो गया समझ में। तो रॉयल्टी इनकम पे मिलेगा, ये रॉयल्टी ऑन द पेटेंट पे मिलेगा। अगर आपने किसी भी चीज़ का पेटेंट कराया है तो उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 100% 3 लाख रुपीज़ दोनों में है। यहाँ पे 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक है एंड यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अंडर द पेटेंट एक्ट है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन विच इज़ 80JJ एंड AA। क्या बोला मैंने, 80JJ और AA। तो इससे आप ऐसे कर सकते हो, जा मत आ। ठीक है, मतलब जा मत आ मतलब कि ये आपको डिडक्शन मिलता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू वर्कर्स। किसके लिए मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स। ठीक है, तो अगर आपके कंपनी के अंदर नए वर्कर्स आते हैं तो
तो उसको आप सैलरी दोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उनके ऊपर का डिडक्शन मिलता है कि एक सैलरी के ऊपर जो होता है, जो कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है, वो उसके ऊपर मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, आपकी ऐसी कंपनी होनी चाहिए अंडर द सेक्शन नंबर 44A(b) के अंदर। तो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तो मतलब कितने आपके एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जो भी एडिशनल एम्प्लॉय आपने रखे हैं उसका 30% का कॉस्ट लग जाएगा, जितना उनको सैलरी दे रही हो ना उसका 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपके इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ आपके बढ़ने चाहिए तभी ये लगेगा, और इसके ऊपर कुछ कंडीशंस है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए, ओके, सो आपका ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि सैलरी जिसको मिल रही है वो 25,000 रुपये पर मंथ से कम है, मतलब पर मंथ जो सैलरी उसकी 25,000 से कम है, तो ही उसके ऊपर ये किन किन एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगेगा वो बता रहे हैं हम कि 25,000 से जिसकी कम सैलरी उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा ये। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो 240 पीरियड मतलब 240 दिन से ज़्यादा मतलब काम करना चाहिए, ठीक है। सो अगर वो 240 दिन से ज़्यादा काम करेगा तभी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, तो अब ये 240 दिन ना किसी बिजनेस के ऊपर है, विच इज़ योर बिजनेसेस ऑफ योर मैन्युफैक्चर ऑफ अपीयरल्स और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स। तो ध्यान से सुन लिया आपने, क्या मैंने यहाँ पे 3 बोले, एक तो मैन्युफैक्चर ऑफ अपीयरल्स के लिए, ठीक है, एंड योर फुटवेयर और योर लेदर प्रोडक्ट्स। अगर ये वाले आपका बिजनेस है तो इसके अंदर आपके 240 दिन से ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई और अदर बिजनेस है तो हम क्या मानेंगे उसके लिए 150 डेज़ मानेंगे। क्या मानेंगे? अदर बिजनेस के लिए 150 डेज़ मानेंगे। और ऑब्वियसली बात है आपका एम्प्लॉय जो है वो किसके अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए, वो पार्टिसिपेट होना चाहिए इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कर लोगे। 80JJAA है एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू वर्कर के 30% ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, और उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसकी सैलरी 25,000 से कम है, 240 दिन के लिए वो उससे ज़्यादा काम करना चाहिए इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ अपीयरल्स एंड फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स के लिए। अदर केसेस के अंदर 150 डेज हो जाएगा, और एम्प्लॉय जो है वो आपका पार्टिसिपेट करना चाहिए RPF के अंदर। तो सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल। तो ये था हमारा पूरे डिडक्शन का चैप्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इसको करने के लिए। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी चाहते हो तो लेट मी नो। ओके, बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ओके।